हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की क्लासेस हमारी चल रही हैं। अगर हम यूपी रेट के एग्जाम की बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है उसका लास्ट वाला पोर्शन हम कर रहे हैं। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर है आपका, उसके बाद जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं वैसे देखती हूँ तो आज ये आपका 33 चैप्टर है मेरी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। चैप्टर 33 और 34 एक और चैप्टर आपका बचता है, उसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हैं ये, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझाई गई है। ये 34 चैप्टर्स जो हैं आपके, इनका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी भी अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करी है और आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री की सारी क्लासेस वहां से देख सकते हैं। कोई चैप्टर नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो आप उसको दोबारा देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। इससे लास्ट वाले जो चैप्टर था उसमें हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा था, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था, गांधी जी ने किस तरीके से दांडी की यात्रा करी थी, कौन कौन से क्रांतिकारी थे जो आए थे और किस तरीके से भारत में उस टाइम पर ये माहौल बना हुआ था कि बस अंग्रेजों भारत छोड़ो वाली चीजें हो गई थी। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपका आज के जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है आपका अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। अब अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, जो उस टाइम पे धीरे धीरे आंदोलन होते चले जा रहे थे वैसे वैसे उन सबको वो दबाते हुए चले जा रहे थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए कि चलो भाई हम तुम्हारे फेवर में कुछ कर ही देते हैं, क्योंकि ये लोग तो इनको लग गया था कि ये मानेंगे नहीं और बैक टू बैक आंदोलन चलते रहेंगे, तो इनको खुश करने के लिए 1935 में एक अधिनियम पारित किया था। इसमें क्या क्या था अधिनियम में? इस अधिनियम में था कि केंद्र में जितने भी अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना की व्यवस्था की जाएगी। इस संघ में भारत के प्रांतों और देशी रियासतों जितने भी रजवाड़े हो गए उनको भी शामिल किया जाएगा। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की जो विधायिका है वो देसी राजाओं द्वारा मनोनीत या प्रतिनिधि में ही रहेंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश या रक्षा विभाग बाहर रहा करेंगे। शेष जितने भी विषय पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, गवर्नर या गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी उस टाइम पर, तो उसके प्रति वो उत्तरदायी थे। तो इस नियम के इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना हुई थी इस टाइम पर। सितंबर 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया था तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को इस युद्ध में झोंक दिया था। मतलब पहले विश्व युद्ध में भी हमसे बहुत ज्यादा सहायता ली थी इस चक्कर में कि भाई आप आजादी दे देंगे। अब दूसरी में भी ये सेम ही चीज करने लगे थे। तो उसके बिना विचार विमर्श करे भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में 1939 में जितने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य थे उन सबने त्यागपत्र दे दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। अब कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद गांधी जी ने फिर से आंदोलन आरंभ कर दिए थे और युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने में सत्याग्रह की योजना बनाई थी। और इसमें जो सबसे पहले और सबसे मेन व्यक्ति माने जाते हैं वो है आपके विनोबा भावे। और बाकी के और भी सत्याग्रहियों में जो आपके आते हैं वो आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सारे लोग फेमस थे। अब इन्होंने जनता में ये संदेश पहुंचा दिया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद नहीं दी जाएगी। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रहों का नारा ये था कि युद्ध में सहायता ना करना। तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के जो नेताओं से समझौता वार्ता करी, बातचीत करी कि भाई किसी तरीके से समझौता हो जाए। और उनका लक्ष्य ये था कि कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अंग्रेजों से ये स्पष्ट कह दिया था कि इनका लक्ष्य ये है कि हमें पूर्ण स्वराज्य मिले। इस दिशा में हम अब और विलंब नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ये चीज अब होनी चाहिए। अब 1942 का हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें था भारत छोड़ने के लिए। अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते थे, लेकिन विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने ये बोल दिया या तो आप मान जाओ राजी राजी में, नहीं तो फिर करो या मरो वाली सिचुएशन तो आनी ही आनी है।
अब इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने उसी रात को जब उनके सामने ये सारी चीजें रखी गई तो उसी रात को उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस के जितने भी बड़े-बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। अब 9 अगस्त की सुबह में ही पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। अब जुलूस निकाले गए, हड़ताल हो गई, सरकार ने प्रेस पर भी नियंत्रण कर लिया था, अखबारों को जब्त कर लिया था। कुछ गिरफ्तारी होने लगी थी तो कुछ स्थानीय नेता जो थे वो बच गए थे अपने-अपने क्षेत्रों में, विरोधी गतिविधियों में वो जुट गए थे। जैसे-जैसे समाचार लोगों को मिलते चले गए थे, लोग आंदोलन से जुड़ते चले गए थे। कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ महिलाएं भी आंदोलनों में बराबर की भाग ले रही थी और कुछ स्थानों पर उन्होंने क्या करा, भीड़ ने पुलिस के थाने हो गए, डाकघर, कचहरी, रेलवे स्टेशन इन सब पर हमला बोल दिया। जितने ये सार्वजनिक भवन थे, उन पर अपना झंडा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहों ने गिरफ्तारियां दे दी थी। लोग जो जितने भी छात्र थे उन्होंने विद्यालय छोड़कर वो सब आंदोलन में कूद पड़े थे। जगह-जगह जुलूस निकाले गए, पर्चे लिखने लगे, बांटने लगे और जो उत्तर प्रदेश अगर हम बिहार की बात करते हैं तो आंदोलन वहाँ पे सबसे ज़्यादा उग्र था। बिहार के जो गवर्नर थे उनको भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्प अवधि के लिए अंग्रेजी शासन जो था वो समाप्त हो गया था। कुछ समय के लिए ही था क्योंकि देशभक्ति का परिचय दिया था। भारत के लगभग सभी जितने भी भाग थे सब में जन विद्रोह और क्रांति फैल गई थी। अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने फिर अपनी सारी शक्ति लगा दी इस आंदोलन को दमन करने के लिए। हजारों देशभक्त शहीद हो गए, बंदी बना लिए गए और इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास भी किया और जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। जब गांधी जी का उन्होंने देखा कि भाई इनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गिर रहा है तो उन्होंने उन्हें जेल से मुक्ति दे दी थी। अब ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहां एक तरफ जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ जोशीले क्रांतिकारी भी थे जिनमें जो अलग-अलग चीजें करने में जुट गए थे। अगर देखा जाए तो हर कोई अपनी तरफ से अपने लेवल पे काम कर रहा था, चाहे वो शांतिपूर्वक कर रहे हों, चाहे वो जोशीले तरीके से कर रहे हों। अब उन्होंने निर्भय होकर देश की आज़ादी के लिए अपनों आप को बलिदान कर दिया। बलिदान की गाथाएँ हम लोग सुनते भी हैं। तो ऐसे युवकों में हेमू कल्याणी भी एक हैं। हेमू ने 23 अक्टूबर 1942 को रात में रेलगाड़ी में जा रहे जितने भी ब्रिटिश फौज थे शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध में प्रयास करने के लिए गए थे। गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसको पकड़ लिया और 21 जनवरी 1943 को कालाणी को फांसी दे दी गई थी। इस समय जो इनकी आयु थी मात्र 19 वर्ष की थी। इसी के बीच विरोधियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया था। इस आंदोलन की जो बागडोर थी वो थी अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक और आर.पी. गोयनका आदि ने संभाली थी। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे और भी लोग थे जनता से सहयोग भी मिला था आंदोलन की, जैसे कि बहुत सारी चीजें थी, पुल को उखाड़ फेंकना, टेलीफोन के तार काटना, रेल की पटरियों को उखाड़ देना या जितने भी संचार के माध्यम है उन सबको नष्ट कर देना। अब उसके बाद आता है आजाद हिंद फौज का संघर्ष। अगर हम आजाद हिंद फौज की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इनका विश्वास था कि शस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों से मुक्ति नहीं पा सकता, इसलिए इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन आरंभ किया था। सरकार ने उन्हें बंदी बना ली थी। कुछ समय के बाद उन्होंने जेल से छोड़ दिया गया था और उन्हीं के मकान में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। 1943 को वो चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचे थे। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। लेकिन आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया गया था। इनका जो स्त्री सैनिकों का भी एक दल था, रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के जितने भी सिपाही थे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 में रेडियो पर इन्होंने कहा था, गांधी जी को संबोधित करते हुए, कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने का
आश्वासन दिया, आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो ये नारा था जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज ने रंगून दिल्ली के लिए कूच किया था। उसमें बर्मा तक अंग्रेज़ों की फौज से लड़ती हुई दूसरे विश्व चली आई थी, लेकिन एक और गड़बड़ हो गई थी कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की पराजय हो गई थी और जो युद्ध की स्थिति थी वो बदल गई थी। आज़ाद हिंद फौज का जो अभियान था वो रुक गया था और उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा था। बहुत सारे बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली की लाल किले में मुकदमा भी चलाया गया था। उसी के साथ-साथ अगर हम देखते हैं तो सैनिकों का विद्रोह भी हुआ था। 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी थी, जगह-जगह हड़तालें हो गई थी, जबरदस्त विद्रोह दिखने लगे थे। अंग्रेजी जो शासक थे वो हार मानने लग गए थे कि भई अब ये कंट्रोल में नहीं आने वाले। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो वो अपने आप को और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे और ऐसी स्थिति में भारत की जो विरोधी जनता पर काबू पाना उस टाइम पे उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। और इंग्लैंड में जो मज़दूर दल की जो सरकार थी, वो भारत को स्वतंत्र करने के लिए राज़ी हो गई थी। जब 1945 में जो आपका विश्व युद्ध जब खत्म हो गया था, तो बड़े-बड़े देशों के द्वारा आश्वाहन की पूर्ति के लिए माँग ज़ोर करने लगे। अमेरिका और रूस ने अलग-अलग संकल्प दोहराते रहे स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अब उस टाइम पर ये लोग क्या थे कि नैतिक रूप से ये भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए बाध्य हो गए थे। अब कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार क्या थी? जुलाई 1942 की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई थी। वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर मजदूर दल के नेता इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। एटली। अब मजदूर दल के नेता जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो इन परिस्थितियों में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थी क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया था और अपने मंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति उन्होंने भारत भेजी जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। भारत के जितने भी नेता थे उनसे विचार विमर्श किया गया और 2 मुख्य निर्णय लिए गए। वो क्या थे? कि भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए, जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। दूसरा, भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी और इन प्रस्तावों के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। अब 1947 का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अधिनियम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। उन्हें ये था और इसी के चलते हुए भारत में बहुत बड़े लेवल पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। उसमें हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत ज्यादा दंगे उस टाइम पर हो रहे थे और 2 अलग-अलग राज्य बनाने की मांग करी जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कानून पारित किया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। अब इस अधिनियम के अनुसार क्या निर्णय लिया गया, क्या घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर ये भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए हैं और इस अधिनियम में ये घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर ब्रिटेन शासन की प्रभुसत्ता जो है वो समाप्त हो जाएगी और ये जितनी भी रियासतें हैं भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अब ये स्वतंत्र रहेगी। मतलब जिसे पाकिस्तान में जाना है, जिसे भारत में जाना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो भारत की जो स्वतंत्रता का मार्ग था वो खुल गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाएगा तब तक 1935 का जो अधिनियम है उसी में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके वो लागू रहेगा। उसके बाद आता है जो अगर हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपका भारत का विभाजन। भारत का विभाजन कैसे रहा? अब स्वतंत्रता का अवसर जैसे ही पास आया वैसे हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक लोग अपने-अपने हितों के लिए अड़ गए। अब इसमें 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन से मांग की गई कि मुसलमानों को अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए, उसमें हिंदुओं का प्रभुत्व उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और इस वजह से वो विकास नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें अपना एक मुल्क चाहिए और मुस्लिम लीग के लोगों के बीच में आंदोलन छिड़ा गया। हिंदू और मुसलमानों के बीच में भयंकर दंगे होने लगे। पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र बना। पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू थे वो भारत आने लगे या भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाने लगे। अनेकों हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रह रहे थे। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच में भीषण दंगे हो रहे थे, एक दूसरे के प्रति नफरत हो रही थी, घृणा की बातें हो रही थी और ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि मेरी चाहे कितनी भी उम्र सही मैं ये
इन लोगों को समझाने बुलझाने का काम ज़रूर करूँगा और मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दूँगा। तो भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिएँ, उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने लगी। 1947 को 7 जून 1947 को भारत-पाक विभाजन जो था, वो स्वीकार कर लिया गया था। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, नेहरू जी, माउंटबेटन और बीच में जिन्ना, ये। ये सिद्धांत पर अडिग रहे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। भारतीय हिंदू सांप्रदायिकवादी नहीं मानते थे, वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले और उनमें से ही एक ने नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने आंदोलन लड़े, फिर भी वो जो स्वतंत्र भारत के अंदर कुछ साल जीने वाली चीज़ थी वो नहीं कर पाए। लेकिन इस बात का हमें बहुत दुःख है, गांधी जी के सहयोग को हम बहुत सराहना देते हैं कि इन्होंने इतना ज़्यादा अपना त्याग और बलिदान इन्होंने दिए। अगर हम बात करते हैं इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कह सकती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अगर आपने ये चैप्टर पूरी डिटेल में पढ़ा है, इस चैप्टर की एक-एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर की, ये जो अभी लास्ट वाले चैप्टर्स चल रहे हैं, एक और लास्ट आपका चैप्टर बचता है, उसके बाद आपका हिस्ट्री का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और लास्ट चैप्टर में फाइनली हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और आज़ाद तो इसी चैप्टर में हो गया। बाकी की जो चैलेंजेस वगैरह हैं, वो हम सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।